अब अपन आगे देखते हैं कि आधुनिक मूल्यांकन के पत्ती क्या क्या हैं। तो आधुनिक मूल्यांकन की पत्तियों में अपन चलते हैं ना, तो सबसे पहले आता है कौन सा अपना 360 डिग्री मूल्यांकन। तो ये क्या है, इसमें केवल बॉस ही नहीं बल्कि सहकर्मी होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं वो, और ग्राहक सब मिलकर कर्मचारी के काम का फीडबैक देते हैं। इसका उपयोग और लाभ क्या है? इसका उपयोग होता है प्रमोशन, सैलरी बढ़ाने में, ट्रेनिंग की ज़रूरतें तय करने में और भविष्य के विकास की योजना बनाने में। ठीक है, तो अपन ने देख लिया क्या है 360 में। सहकर्मी, अधीनस्थ और ग्राहक सब मिलकर कर्मचारी के काम का फीडबैक देते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है? प्रमोशन में, सैलरी बढ़ाने में, ट्रेनिंग की ज़रूरतें तय करने में और भविष्य की विकास योजना बनाने में। फिर अगला आता है 720 डिग्री फीडबैक। तो ये क्या होता है? ये जो 360 फीडबैक है इसका ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या होता है, जैसे 360 मूल्यांकन हो जाता है, उसके बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा समीक्षा की जाती है, ताकि ये देखा जाता है कि कर्मचारी में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही है 720 डिग्री फीडबैक। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं MBO, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य द्वारा प्रबंधन। इसमें क्या होता है, मैनेजर और कर्मचारी दोनों मिलकर लक्ष्य, टारगेट तय करते हैं और उसके बाद उन्हीं लक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो कर्मचारी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसमें क्या होता है, अधिक प्रेरित रहता है। तो ये हो गया अपना कौन सा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर आता है व्यवहार संहिता रेटिंग स्केल, तो इसको कहते हैं बार्स या फिर बिहेवियरली एनकर्ड रेटिंग स्केल। तो इसमें क्या होता है, एक पूर्व निर्धारित स्केल पर व्यवहार का जो वास्तविक उदाहरण है उसको देखकर रेटिंग दी जाती है। ठीक है, और ये बहुत सटीक होता है, और लेकिन इसे बनाने में क्या है, समय ज़्यादा लगता है। तो ये हो गया व्यवहार संहिता रेटिंग स्केल। अपन ने देखे कौन कौन से, एक तो 360 देख लिया, उसमें सारे देते हैं, सहकर्मी, अधीनस्थ और ग्राहक सब मिलके देते हैं। ठीक है, कर्मचारी के काम का फीडबैक। फिर उसके बाद अपन ने देखा 720 डिग्री, तो ये 360 का ही क्या है, एडवांस वर्जन है। बस इसमें क्या होता है, 360 होने के बाद उसकी दोबारा समीक्षा करते हैं। फिर एक होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें अपन टारगेट तय करते हैं और उनके आधार पे अपन मूल्यांकन करते हैं, और कर्मचारी इसमें उन टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए क्या प्रेरित ज़्यादा रहता है। फिर अगला अपन ने देखा व्यवहार संहिता रेटिंग बार्स, जिसमें कहते हैं बिहेवियरली एनकर्ड रेटिंग स्केल। इसमें क्या अपन ने देखा कि एक अपन पूर्व निर्धारित स्केल होती है, उस पर अपन व्यवहार के जो वास्तविक उदाहरण है कि किसी का व्यवहार कैसा है उनको तय कर देते हैं, उनको रेटिंग दे देते हैं कि ये कोई गुस्सा हो रहा है तो इसको इतने नंबर, कोई दुखी है तो उसको इतने नंबर, कोई अच्छे से काम कर रहा है तो उसको इतने नंबर, और उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, उनका तुलना कर लेते हैं। पर इसको बनाने में क्या है, समय ज़्यादा लगता है। फिर एक अगली पत्ती आती है, वो है मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट सेंटर्ड मेथड। तो इसमें क्या होता है, कर्मचारी को रोल प्लेइंग देते हैं अपन, केस स्टडीज़ देते हैं, बिजनेस गेम्स देते हैं, सिमुलेशन देते हैं, या फिर नकली स्थितियाँ बनाते हैं। सिमुलेशन का अर्थ ये है, उससे क्या है, गुजारते हैं अपन उनको कि आपको एक रोल दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे वर्क करोगे, कोई केस स्टडी देती उस पर कैसे काम करोगे, या फिर कोई सिमुलेशन यानी कि नकली परिस्थिति दे दी, उस पर आप कैसा वर्क करते हो। तो ये हेल्प करता है अपना लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स के लिए, बहुत उपयोगी होता है। और ये काफ़ी महंगा तरीका है। तो अपन ने देखा मूल्यांकन केंद्र विधि, असेसमेंट सेंटर मेथड। फिर आता है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जिसको अपन कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रेजल। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा जो कर्मचारी होते हैं उनके भावनात्मक संतुलन कैसा है, EQ कैसा है, उसमें उसका व्यक्तित्व कैसा है और उसकी रचनात्मकता कैसी है, इनको आंका जाता है। तो ये हो गया। फिर अगला आता है क्रिटिकली इंसिडेंट्स विधि, तो क्रिटिकली इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होता है, कर्मचारी के काम के दौरान कोई घटी या कोई घटना घट जाती है, फिर कोई महत्वपूर्ण घटना घट जाती है, जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसको नोट कर लेते हैं और उसके आधार पर अपन इसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, पर इसके लिए ज़रूरी होता है अपन ने अभी तक के जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने देखे आधुनिक मूल्यांकन विधियों में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आधुनिक में अपन ने देखे एक तो 360, 720 डिग्री। फिर अपन ने देखा एक उद्देश्य द्वारा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक बार्स मॉडल देखा, बिहेवियरली एनकर्ड रेटिंग स्केल, एक देखा असेसमेंट सेंटर मेथड, एक देखा अपना साइकोलॉजिकल अप्रेजल। फिर अपन अगला चलते हैं कि इसमें प्रक्रिया क्या क्या होती है कर्मचारी मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो एम्प्लॉय अप्रेजल प्रोसेस ये बताता है कि कर्मचारी के काम को आकलन करने के लिए 6 चरण होते हैं। पहला होता है प्रदर्शन मानदंड या उद्देश्य की स्थापना। तो अपन की जो जिन पे अपन उनके प्रदर्शन को मापेंगे उनके मानदंड बनाते हैं और उनके उद्देश्यों को अपन स्थापित करते हैं पहले तो।
तो सबसे पहले तय किया जाता है कि कर्मचारी को क्या काम करना है, यानी कि लक्ष्य, और कर्मचारियों को इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तो उनको संचार भी देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि जो अपन ने उनके मानदंड सेट कर दिए हैं उसके ऊपर उनकी निरंतर प्रदर्शन की निगरानी करें अपन। तो इसमें क्या होता है, पूरे साल कर्मचारी के काम पे लगातार नज़र रखी जाती है और उससे जुड़ा जो डेटा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर अगला आता है प्रदर्शन का मूल्यांकन। तो जो इकट्ठा किया गया डेटा है उसका विश्लेषण करके देखा जाता है कि कितने लक्ष्य का मुकाबला उसने कैसे किया है, कितने उसने हासिल किए, कितने नहीं किए हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रतिक्रिया या समीक्षा बैठक। तो कर्मचारी के आमने सामने बैठकर बातचीत की जाती है और उसे सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव दिए जाते हैं कि भाई आपने ये कमी रही है, ये नहीं रही है, ये आपने अचीव कर लिया है। तो उसके आधार पर अपन उसको फीडबैक देते हैं। तो वो फीडबैक भी कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं कि इनको आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला आता है विकास योजना। फिर इसमें अपन क्या करते हैं कि भविष्य के जो लक्ष्य होते हैं उनको तय करते हैं और कर्मचारी के सुधार के लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। जो अपन ने फीडबैक दिया उसके बाद एक एक्शन प्लान बना देंगे और उसके बाद फिर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे और निरंतर सुधार करेंगे। तो नियमित रूप से अपन क्या करते हैं, एक उसकी जांच करते हैं उसकी सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, और इसमें क्या होती है, कर्मचारी के प्रदर्शन में मदद मिलती है। तो अपन ने देखी क्रियाएं, प्रक्रिया कितनी है कर्मचारी के मूल्यांकन की, 6 हैं। सबसे पहले मानदंड, फिर उस पर निगरानी, फिर निगरानी के बाद उसका मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद उसकी समीक्षा बैठक की जाती है, फिर उसके लिए विकास योजना बनाई जाती है और उसके बाद फिर अनुवर्ती कार्रवाई निरंतर सुधार किया जाता है। अब इसमें नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है, तो बताता है कोई एक अच्छा बॉस है या फिर कोई कंपनी है, उसके मूल्यांकन के लिए 5 मुख्य जिम्मेदारियां होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहली कि कर्मचारी को बताना कि कंपनी में उनके योगदान का कितना महत्व है। पहले वो बताते हैं कर्मचारी को कि भाई आपका जो योगदान है वो कितना महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए या नहीं है। फिर दूसरा उसमें करते हैं कि जो अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों की तारीफ़ करते हैं और उन्हें पहचान के इनाम देते हैं। दूसरा अपन ने ये कर दिया। फिर तीसरा क्या होता है, निष्पक्ष और ईमानदार फीडबैक देते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो भी है उनको फीडबैक दे रहे हैं कि भाई आपके काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, तो निष्पक्ष होना चाहिए और वो ईमानदार होना चाहिए और उसका अपन पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे। फिर क्या होते हैं कि अपन सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट सुनिश्चित करेंगे, ये चौथा हो गया। और पांचवा है कि कर्मचारियों को अपनी परफॉर्मेंस खुद ट्रैक और इवेल्युएट करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक अच्छे बॉस है कंपनी की मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है। तो अपन ने देखा कि कोई बॉस है वो कोई अपनी कंपनी के में कर्मचारी को बताएगा कि भाई आपका योगदान कितना महत्वपूर्ण है, अच्छा काम करेंगे तो वो इनाम देंगे, तारीफ़ करेंगे उनकी। फिर उनका जो फीडबैक है वो निष्पक्ष होगा और उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। वो सभी कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और फिर कर्मचारी को खुद का परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए सक्षम बनाएंगे। तो ये हो गया। फिर अपन आगे चले, मानव संसाधन प्रबंधन की जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इसमें। तो अपन देखते हैं कि इसमें 3 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहला डिजिटल रूपांतरण और तकनीक। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे एआई, बिग डेटा, ये सब आ रहे हैं। इसके कारण भर्ती, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग है तो उससे अपन को अनुमान लगाने में मदद मिल रही है कि कौन सा कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे फिर क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रणनीतिक काम है उन पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं अपन। ठीक है, तो पहला हो गया डिजिटल रूपांतरण या तकनीक। फिर दूसरा हो गया कर्मचारी अनुभव और संलग्नता, तो एम्प्लॉई एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। अब क्या होता है, सिर्फ काम करने पर नहीं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस पे भी बात की जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की बात की जा रही है, कैरियर ग्रोथ पे भी जोर दिया जा रहा है ताकि कर्मचारी खुश रहें और कंपनी से जुड़े रहें। तो अपन ने दूसरी चीज़ ये देखी आधुनिक प्रवृत्तियों में। और तीसरी आ रही है विविधता और समानता का समावेश, यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो ये कहता है हर कंपनी में हर वर्ग और पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करना एक मुख्य रणनीति हो गई है आजकल। कि हर अभी जैसे अपन देखेंगे कि अब औरतों की भागीदारी भी करती है कि कंपनियों में इतनी % औरतें होनी चाहिए, इतने % इस क्षेत्र के होने चाहिए, इतने % इस क्षेत्र की होती है। तो डाइवर्सिटी ला रहे हैं अपन उसमें। इससे क्या होता है कि पूर्वाग्रह दूर करने की ट्रेनिंग और समावेशी नीतियाँ होती हैं उनको बनाने में अपन को हेल्प कर रही है। ठीक है, इससे क्या नए विचार आ रहे हैं और फैसले बेहतर हो रहे हैं कंपनियों की और उनकी साख में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो अपन ये चीज़ देखते हैं। तो अपन 3 चीज़ देखें क्या ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। पहला डिजिटल रूपांतरण और तकनीक में, दूसरा कर्मचारी अनुभव और संलग्नता में। ठीक है, और एक तीसरा है विविधता समानता का समावेशन कर रहे हैं अपन। फिर अपन आगे देखते हैं
मानव संसाधन प्रबंधन की आधुनिक प्रवृत्तियां और चुनौतियां क्या क्या हैं। तो पहला है दूरस्थ कार्य और मिश्रित कार्य मॉडल, तो रिमोट और हाइब्रिड वर्क। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कोविड-19 है उसके बाद वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल ये ज़्यादा चलन में आ गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है हाइब्रिड वाले में कुछ दिन घर पे रहते हैं, कुछ दिन ऑफिस चले जाते हैं, ये वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है एचआर को अब नीतियाँ बदलनी पड़ रही हैं ताकि दूर रहते भी टीम में तालमेल बैठे, बेहतर संवाद हो और कंपनी का माहौल बना रहे, वर्क कल्चर बना रहे। फिर दूसरी चीज़ है निरंतर सीखना और विकास। इसमें क्या होता है जैसे मार्केट और टेक्नोलॉजी के तेज़ी से बदलने के कारण कर्मचारी को समय समय पर नई नई स्किल सीखना ज़रूरी हो गया है। इसके लिए क्या करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्रेनिंग का सहारा लिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी नौकरी छोड़कर भी नहीं जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा, निरंतर सीखना और विकास। पहला अपन ने देखा दूरस्थ कार्य और मिश्रित मॉडल, दूसरा हो गया निरंतर सीखना और विकास, तीसरा है डेटा आधारित मानव संसाधन का प्रबंधन। तो डाटा ड्राइव्ड एचआर एनालिटिक्स ये कहता है भर्ती करने और परफॉर्मेंस चेक करने और एम्प्लॉय रिटेंशन यानी कर्मचारी को रोक कर रखने के लिए अपन क्या है जो फैसले लेते हैं उनके लिए डेटा आंकड़ों के आधार पर लिए जा रहे हैं, अंदाज़ों से नहीं लिए जा रहे हैं कि क्या क्या डेटा ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में, क्या क्या अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो डेटा आधारित मानव संसाधन का प्रबंधन। फिर वैश्वीकरण और उसके प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है दुनिया भर में फैले कर्मचारियों को संभालना और अलग अलग देशों के लिए जो लेबर लॉ होते हैं उनका पालन करना, अलग अलग कल्चर के लोगों में तालमेल बिठाना अब एचआर का एक बड़ा काम हो गया है। कि मतलब उसका काम सिर्फ नॉर्मल नहीं रह गया है कि वैश्वीकरण हुआ है उसके कारण कंपनियां हायर कर रही है, दूसरे देश से भी कर रही है और फिर दूसरे देश के लेबर लॉ अलग हैं, तो अब एचआर के लिए ये सब भी काम आ गए हैं। फिर कार्यबल की विविधता हो गई है, तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो इसमें क्या हुआ है ऑफिस में अलग अलग बैकग्राउंड, भाषा, संस्कृति के लोग एक साथ काम करते हैं। एचआर की जिम्मेदारी है कि वे बिना भेदभाव सबको समान अवसर और सबका सम्मान करे। ठीक है, तो ये हो गया कार्यबल की विविधता। फिर अगला आता है कौशल आवश्यकताओं में परिवर्तन, तो चेंजिंग स्किल रिक्वायरमेंट। इसमें भी अभी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एआई ऑटोमेशन के आने से काम के तरीके बदल रहे हैं, तो एचआर कंपनी को नई तकनीक के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए लगातार ट्रेनिंग देता है। फिर अगला कहता है संगठनात्मक आकार में भी कमी आ रही है। जब कंपनियों को लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ती है तो एचआर क्या करता है पारदर्शी बातचीत करता है, काउंसलिंग करता है और नई नौकरी जो होती है उसको ढूंढने में भी मदद करता है। तो इस ये प्रक्रिया को भी आजकल वो संभाल रहा है कि जैसे जैसे अभी कोविड-19 नहीं आया, फिर अभी जैसे एआई आ रहा है तो उनको ले ऑफ करना है कर्मचारियों को, तो उसमें भी वो पारदर्शी तरीके से बातचीत करता है उनसे कि अभी हम आपको जरूरत नहीं गए। तो फिर क्या करता है उनके लिए अब नौकरी तो ऐसे तो निकालेगा नहीं, तो उनको नई नौकरी ढूंढने में मदद कर रहा है, तो ये भी एक काम कर रहा है। फिर निरंतर सुधार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है सेवाओं की गुणवत्ता और काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए कर्मचारी को लगातार सुझाव फीडबैक लिए जाते हैं उनसे और नए विचार लाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। तो निरंतर सुधार के कार्यक्रम भी आजकल इसका एक काम हो गया है। फिर कार्य प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना, तो ये क्या कहता है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो बेहतर नतीजों के लिए पुराने और धीमे वर्क फ्लो प्रक्रियाओं को बदलकर पूरी तरह से नया रूप दिया जा रहा है। इसके लिए एचआर क्या कर रहा है कर्मचारियों को मानसिक रूप से तैयार करता है। फिर अगला है संविदात्मक कार्यबल यानी कि गिग इकोनॉमी या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स। तो आजकल क्या होता है फुल टाइम कर्मचारियों के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर या फ्रीलांसर को रखने का चलन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है एचआर को इनके लिए स्पष्ट एग्रीमेंट और कानूनी नियम तय करने होते हैं। तो ये हो गया संविदात्मक कार्यबल भी आजकल उसका एक काम हो गया है। फिर अगला कहता है विकेंद्रीकृत कार्यस्थल, तो इसमें कहता है जब टीम अलग अलग जगह पर बिखरी हो तो डिजिटल टूल्स के जरिए कम्युनिकेशन बनाए रखना, उनकी परफॉर्मेंस का सही मूल्यांकन करना ये भी जरूरी हो जाता है। तो विकेंद्रीकृत आजकल कार्यस्थल हो गया है। फिर कहता है कर्मचारी सहभागिता, तो फैसलों में कर्मचारियों की राय ली जाती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है काम के अंदर, तो इसके लिए भी वो काम करता है। और एक होता है हरित मानव संसाधन प्रबंधन, तो ग्रीन एचआर मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। तो पर्यावरण के अनुकूल जैसे इको फ्रेंडली प्रथाएं अपना रहे हैं, जैसे पेपरलेस काम हो गया, ऊर्जा की बचत हो गया और कर्मचारियों में पर्यावरण के लिए प्रति जागरूक करना, ये सब भी काम किसका हो गया एचआर का हो गया है। तो अपन ने देखा नए जैसे टाइम के साथ उनमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, तो उनकी प्रवृत्तियां अपन ने देखी दूरस्थ कार्य और मिश्रित कार्य मॉडल है, घर पे भी काम कर रहे हैं उसका भी देख रहा है आजकल। फिर निरंतर सीखना और विकास, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। फिर तीसरा वो कहता है डेटा आधारित मानव संसाधन का प्रबंधन कर रहे हैं। फिर चौथा कहता है वैश्वीकरण और उसके प्रभाव के कारण भी अलग अलग देशों के लेबर लॉ और कर्मचारी को संभाल रहा है। फिर कार्यबल की विविधता आ गई है
तो उनको सब बिना किसी भेदभाव और समान अवसर के इस काम में हेल्प मिले। ठीक है, फिर कौशल आवश्यकताओं में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिए भी। फिर संगठनात्मक आकार है, उसमें कमी कर रहा है, तो उसके लिए पारदर्शी काउंसलिंग और नौकरी ढूंढने में मदद कर रहा है। निरंतर सुधार कार्यक्रम करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर कार्य प्रक्रियाओं की पुनः संरचना कर रहा है। संविदात्मक कार्य बल कर रहा है। एचआर के लिए स्पष्ट एग्रीमेंट, एचआर उनके लिए क्या कर रहा है, स्पष्ट एग्रीमेंट और कानूनी नियम तय कर रहा है। विकेंद्रीकृत कार्यस्थल हो गए हैं। और एक होता है कर्मचारी सहभागिता, और एक आखिरी होता है हरित मानव संसाधन प्रबंधन। तो ये अपन ने देखे एचआर के अभी मॉडर्न टाइम में क्या काम में बदलाव आ रहा है।